नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। खबरें सिर्फ राजनीतिक हलचल, युद्ध, व्यापार, अपराध तक सीमित नहीं होती हैं। खबरें वो भी जरूरी होती हैं जिनमें टॉकिंग पॉइंट बनने की क्षमता होती है। ऐसी ही खबरों को आप तक पहुंचाता है हमारा ये नया शो टॉकिंग पॉइंट। हम इस शो में उन खबरों पर बात करते हैं, उन टॉपिक्स का विश्लेषण करते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इस शो में हम आपको उलझी हुई और लच्छेदार भाषा में नहीं, बल्कि आपको आपकी भाषा में सरल से सरल तरीके से उन खबरों का हर पहलू बताते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। आज ऐसी ही कुछ खबरें हम आपके लिए लाए हैं। अमूमन लोग 60 की उम्र पार करते करते रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर मन के साथ साथ शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है और लोग चाहते हैं कि वो अपना बचा हुआ जीवन आराम करते हुए अपने परिवार के बीच बिताएं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि बूढ़ा और बीमार हो जाने के बावजूद अक्सर नेता अपनी कुर्सी, अपना पद नहीं छोड़ते, वो आजीवन इससे चिपक कर रहना चाहते हैं। आज हम आपको दुनिया के 3 ऐसे ही ताकतवर नेताओं के बारे में बताएंगे जिनके शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद हम भारत के युवाओं में घटती संतान की चाहत का विश्लेषण करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया क्योंकि शादी के 6 साल बीत जाने के बाद भी उसने उन्हें पोता या पोती का सुख नहीं दिया। इस बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे से वो 5 करोड़ रुपए भी वापस मांगे हैं। 5 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं जो उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, हनीमून पर खर्च किए थे। भारत में जैसे ही किसी की शादी होती है, फौरन परिवार की तरफ से संतान को जन्म देने का दबाव बढ़ जाता है। शादी के बाद मां बाप बनने को सबसे बड़ा पड़ाव माना जाता है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा दंपति यह कह दे कि वो जीवन भर बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहता, तो परिवार में तूफान आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो जीवन भर संतान मुक्त यानी चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यह ट्रेंड भारत के युवाओं की बदलती सोच का परिणाम है या फिर किसी खतरे की तरफ इशारा। और आखिर में हम आपको भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लगती आग की असली वजह बताएंगे। पिछले 2 महीनों में भारत में ई स्कूटर्स और ई बाइक्स में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं और इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ज्यादातर लोग इसे भारत में पड़ रही भयंकर गर्मी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन आज जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें इसकी कोई और ही वजह पता चली है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर देखकर आपको पता चलेगा कि कंपनियों की कंजूसी लोगों के जीवन पर कैसे भारी पड़ रही है। दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं। 190 से ज्यादा देश, जिनमें करीब 750 करोड़ लोग रहते हैं। इन देशों के नेताओं की औसत आयु 62 साल या उससे ज्यादा है। 62 साल यानी दुनिया के ज्यादातर नेता उस उम्र में हैं जिस उम्र तक पहुंचकर एक आम आदमी अक्सर या तो रिटायर हो चुका होता है या फिर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा होता है। अक्सर 62, 63 या 65 साल की उम्र आते आते इंसानी शरीर कमजोर पड़ने लगता है। आप पहले जितनी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते। दिमागी रूप से भी इस उम्र का व्यक्ति कई बार कमजोर हो चुका होता है। वो काम के दौरान सही फैसले नहीं ले पाता। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्र के इस पड़ाव पर आते आते शरीर को कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में रिटायर होने की उम्र 57 साल से 65 साल के बीच है। लेकिन आपने गौर किया कि दुनिया के ज्यादातर नेता 65, 70, कई बार तो 80, 90 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होना चाहते, भले ही उनके काम करने की क्षमता पहले से कम क्यों ना हो गई हो और भले ही उनका शरीर
तरह तरह की बीमारियों से घिर चुका हो। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस समय 3 देशों, उनके नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला खुद रूस है, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और उनकी उम्र 69 साल है। दूसरा देश अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय 79 साल के हैं। वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। और तीसरा देश है चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उम्र 68 साल है। ये तीनों ही नेता अपने अपने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। तीनों ही अपनी छवि ऐसे पेश करते हैं जैसे वो देश चलाने के लिए बिल्कुल फिट हैं। और तीनों ही नेता दुनिया को यह कभी नहीं बताते कि उनका शरीर अब साथ उनका छोड़ रहा है। रूस, अमेरिका और चीन में दुनिया की 25% आबादी रहती है, 25%। लेकिन दुनिया के इन 25% लोगों पर ऐसे नेताओं का शासन है जिनका स्वास्थ्य सवालों के घेरे में है। व्लादिमीर पुतिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, यह खबर आप अब तक कई बार सुन चुके होंगे। जो बाइडेन भी आजकल सार्वजनिक समारोह में बहुत स्वस्थ नजर नहीं आते। कभी उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। Now, when President Harris and I took कभी वो भ्रमित होकर हवा में हाथ मिलाने लगते हैं। अब इसी में नया नाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जुड़ गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित है। इससे पीड़ित व्यक्ति के दिमाग की नसें कमजोर होकर फूल जाती हैं। जब इन नसों में तनाव बढ़ जाता है या ये फट भी जाती हैं, इससे सिर में दर्द होता है, उल्टी भी आ सकती है, गर्दन अकड़ जाती है, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। कहा जा रहा है कि इसी बीमारी की वजह से शी जिनपिंग 2021 के आखिर में अस्पताल में भर्ती भी हुए थे, लेकिन वो इसकी सर्जरी न कराकर पारंपरिक चाइनीज दवाओं से अपना इलाज कर रहे हैं। शी जिनपिंग किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इसके संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे। जब चीन में पहली बार कोविड आया, तब से लेकर अब तक शी जिनपिंग अपने देश से बाहर नहीं निकले हैं। इसकी वजह भले ही चीन में कोरोना की लहरों को बताया गया हो, लेकिन जानकार कहते हैं कि इसकी एक वजह शी जिनपिंग की बीमारी भी हो सकती है। और इस बीमारी के संकेत काफी समय पहले से मिलने शुरू हो गए थे। उदाहरण के लिए मार्च 2019 में जब वो इटली की यात्रा पर गए, तब उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। बाद में फ्रांस की यात्रा के दौरान भी कुर्सी पर बैठने के लिए उन्हें मदद लेनी पड़ी थी। 2020 में चीन में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए शी काफी बीमार लग रहे थे, बार बार खांस रहे थे। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। शी जिनपिंग के हाथ में चीन के 140 करोड़ लोगों का भविष्य है। वो अपने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सेहत को देखकर नहीं लगता कि वो ऐसा करने के लिए फिट है। अब क्योंकि चीन से कोई भी खबर आसानी से बाहर नहीं आती, और खासकर अगर वो खबर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संबंधित हो, तो उसका बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शी जिनपिंग माओ जेडोंग के बाद खुद को चीन का सबसे शक्तिशाली नेता मानते हैं। उन्हें लगता है कि माओ के बाद उन्होंने ही चीन का सबसे ज्यादा सुधार किया है। माओ 1949 में आज के चीन के आधुनिक चीन की स्थापना के समय से लेकर 1976 में अपनी मृत्यु के समय तक देश के शासक रहे। उनकी मौत के दशकों बाद तक चीन उन्हीं की नीतियों पर चलता रहा। 2012 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब तक चीन के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता था। लेकिन 2018 में इस संविधान में बदलाव करके इस सीमा को हटा दिया गया है, और अब शी जिनपिंग का इरादा ताउम्र राष्ट्रपति बने रहने का है। यानी अगर वो 10 साल और चीन के राष्ट्रपति रहते हैं तो उनकी उम्र 78 साल हो चुकी होगी, और अगर वो 20 साल तक राष्ट्रपति रहते हैं तो वो 88 साल के हो चुके होंगे। वो भी तब जब उनके गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया जा रहा है। शी जिनपिंग को जो बीमारी है, उसमें अगर दिमाग की प्रभावित नसें फट जाएं,
तो 25% मामलों में 24 घंटों के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है और 25% मामलों में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से व्यक्ति की 6 महीने के अंदर मौत होने की आशंका रहती है। शी जिनपिंग दुनिया के एक शक्तिशाली देश के अकेले ऐसे नेता नहीं जिनकी सेहत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। जिस सेरेब्रल एन्यूरिज्म से शी जिनपिंग पीड़ित हैं, उसका शिकार जो बाइडेन वर्ष 1988 में हो चुके हैं। हालांकि वो इसका इलाज करा चुके हैं, लेकिन इस बीमारी में 20% चांस इस बात का होता है कि ये दोबारा उभर सकती है। बाइडेन की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कुछ लोगों का तो दावा है कि वो शायद ही अपना कार्यकाल ठीक से पूरा कर पाए। उदाहरण के लिए इसी हफ्ते का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये उस समय का वीडियो है जब जो बाइडेन अमेरिकी वायुसेना के विमान में सवार हो रहे थे, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते समय वो अचानक लड़खड़ा गए। अब सीढ़ी चढ़ते हुए पांव फिसल जाना या संतुलन बिगड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, लेकिन बाइडेन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2021 में जब वो अपने आधिकारिक प्लेन एयरफोर्स 1 में सवार हो रहे थे, तब वो विमान की सीढ़ियों पर बुरी तरह फिसल गए थे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। राष्ट्रपति बनने से पहले 2020 में जब बाइडेन की सेहत को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने अपने हेल्थ रिकॉर्ड जारी किए, जिनमें यह लिखा गया था कि उन्हें इर्रेगुलर हार्ट बीट और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह फिट है। इसके अलावा आजकल वो अपने भाषणों में अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने यूक्रेन की जगह ईरान का नाम ले लिया। एक बार वो अपने बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने लगे जो पूरी तरह से सच नहीं थी। इसके अलावा वो एक बार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर चुके हैं। Now, when President Harris and I took इसी तरह पिछले महीने जो बाइडेन जब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए तो वो अचानक से हवा में किसी से हाथ मिलाने लगे, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में भी बाइडेन बहुत विचलित नजर आ रहे थे और खोए खोए दिख रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर उनके विरोधी उन्हें स्लीपी जो बुलाने लगे हैं। स्लीपी जो। अमेरिका में 33 करोड़ लोग रहते हैं। वो आबादी के मामले में चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन आज अमेरिका के करोड़ों लोग बेरोजगारी, महंगाई, नस्ल भेद, अस्थिरता, हिंसा का सामना कर रहे हैं। ऊपर से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। अमेरिका में पिछले 40 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगाई है। यानी बाइडेन के पास अपने देश को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है, लेकिन उनकी सेहत शायद उनका साथ नहीं दे रही और इसी वजह से अब अमेरिका में ही कई लोग पूछने लगे हैं कि क्या बाइडेन अपना कार्यकाल ठीक से पूरा भी कर पाएंगे। अब आते हैं रूस पर, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की छवि न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत नेता की रही है। पुतिन हमेशा अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करते रहे हैं। कभी वो शर्ट उतारकर नदी में कूद जाते हैं, कभी हॉर्स राइडिंग करते हैं, कभी युवाओं की तरह मोटर बाइक चलाते हैं, कभी बंदूक से निशाना साधते हैं। यानी वो बार बार दुनिया को यह बताते हैं कि उनके देश की कमान एक शक्तिशाली और मजबूत नेता के हाथ में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुतिन की सेहत को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो ये इशारा करते हैं कि पुतिन को भी कई बीमारियों ने घेर रखा है। चर्चा तो उन्हें कैंसर होने की भी है और इस बात की भी कि उनके पार्किंसंस नाम की दिमागी बीमारी है उनको, जिसमें धीरे धीरे मांसपेशियों पर मस्तिष्क का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। पिछले कुछ दिनों में पुतिन की बीमारियों की तरफ इशारा करने वाली भी कई तस्वीरें आई। जैसे एक तस्वीर में बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने से पहले उनका एक हाथ बहुत जोर से कांप रहा था। उन्होंने उस हाथ को अपने सीने से लगाकर कंपन को रोकने की कोशिश की। इसी तरह अपने रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक में भी पुतिन टेबल को बहुत जोर से पकड़े हुए नजर आए। लोगों ने यहां तक नोट किया कि उनके गाल भी सूजे हुए हैं। इस दौरान उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी और वो अपने पैरों को भी हिला रहे थे।
पुतिन भी शी जिनपिंग की तरह खुद को आजीवन राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं। इसके लिए वो भी अपने देश के संविधान में बदलाव करा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेताओं के लिए कुर्सी और सत्ता की चाहत क्या उनके खुद के स्वास्थ्य, उनके देश की जरूरतों से भी बड़ी हो जाती है? कुल मिलाकर जो तीन देश खुद को महाशक्ति साबित करने के लिए लड़ रहे हैं, उन तीनों देशों के मुखिया सेहत के मामले में अब शक्तिशाली और भाग्यशाली नहीं है। इन तमाम दावों को अगर सच माना जाए तो ये तीनों नेता बीमार हैं, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में सिर्फ विस्तार और वॉर है। अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। चीन लगातार कोरोना की अलग अलग लहरों से जूझ रहा है। वहां शी जिनपिंग के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। और रूस में राष्ट्रपति के पद पर बैठे पुतिन के लिए भी युद्ध परेशानी का सबब बन गया है। और यह युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, रूस के लिए परेशानियां उतनी ही ज्यादा बढ़ रही हैं। जीवन में लगभग हर क्षेत्र में कभी ना कभी सभी को रिटायर होना पड़ता है, चाहे नौकरी हो, खेल हो, सिनेमा हो, कोई और फील्ड हो। लेकिन शायद राजनीति ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां न तो लोग रिटायर होना चाहते हैं, न ही अपनी कुर्सी आसानी से दूसरों के लिए खाली करना चाहते हैं। पुराणों में राजा ययाति की एक कहानी आती है, शायद आपने भी इस बारे में सुना होगा। राजा ययाति 100 वर्ष के हो चुके थे, 100 वर्ष के। अचानक एक दिन मृत्यु उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन वो मरना नहीं चाहते थे। वो अपने साम्राज्य और सत्ता को और ज्यादा भोगना चाहते थे। उन्होंने मृत्यु के देवता से प्रार्थना की और कहा कि अभी तो उन्हें अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी है, साम्राज्य का विस्तार करना है, इसलिए वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। तब मृत्यु के देवता ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे परिवार से कोई व्यक्ति तुम्हारी जगह मरने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। ययाति का कोई बेटा 50 साल का था, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे की उम्र 20 साल थी। उस छोटे बेटे ने मृत्यु के देवता से कहा कि वो चलने के लिए तैयार है। ययाति खुश हो गए। लेकिन जब मृत्यु के देवता ने ययाति के बेटे से पूछा कि अभी तो उसकी उम्र बहुत कम है उम्र, फिर भी वो मरने के लिए तैयार क्यों है, तो इस पर उस छोटे बेटे ने कहा कि जब 100 साल में मेरे पिता की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, 70-80 साल की उम्र में मेरे भाई भी अतृप्त हैं, तो भला मेरी ही कौन सी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद मृत्यु के देवता ययाति के छोटे बेटे को साथ ले गए और ययाति को 100 वर्ष और जीने का वरदान दे दिया। 100 साल बाद फिर मृत्यु के देवता आए तो ययाति फिर गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे अभी तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी हैं। कहते हैं करीब 1000 साल तक ऐसे चलता रहा। राजा ययाति की उम्र 1000 साल हो गई तो मृत्यु उन्हें लेने फिर से आई। इस बार ययाति ने कहा कि अब मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि चाहतों का कोई अंत नहीं है और अगर मैं अमर भी हो जाऊं तो मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। इस कहानी का सार यह है कि चाहे दुनिया के शक्तिशाली और विस्तारवादी नेता हों या फिर इच्छाओं से भरे आम लोग हों, जीवन की घड़ियां तय हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ मृत्यु करीब आने लगती है। इसलिए इच्छाओं के बंधन में बंधे रहने से अच्छा है कि आप इस बात को स्वीकार लें कि अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। और यह बात नेताओं पर भी लागू होती है। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 60 पार कर चुके लोग नेता नहीं बन सकते या वो अपने देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेता आज भी पूरे दमखम के साथ अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जब बात किसी देश की आती है तो उसके नेता का शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी हो जाता है। पूरी दुनिया में करीब 140 करोड़ छोटे बड़े वाहन हैं। इनमें ज्यादातर पेट्रोल डीजल से चलते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में इनकी हिस्सेदारी 14% है। इस जहरीले धुएं की वजह से दुनिया में हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक
वायु प्रदूषण की वजह से अकेले भारत में हर साल 74,000 लोगों की मौत होती है। इनमें 65% मौतों के लिए गाड़ियों से निकला धुआं जिम्मेदार है। दुनिया का लगभग हर देश चाहता है कि वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर अपनी निर्भरता को कम करें। भारत भी उन देशों में शामिल है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत में कारों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो। कमर्शियल गाड़ियों में इनकी हिस्सेदारी 70% और 3 व्हीलर सेगमेंट में इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 80% हो जाए, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लक्ष्य को भारत हासिल कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिन्हें ईवी भी कहते हैं, वो बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं। इनमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गाड़ी में लगी मोटर को बैटरी से संचालित किया जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना प्रदूषण फैलाए लोगों के सफर को आसान और पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में ईवीज की बिक्री बढ़ने लगी है। हालांकि कुल वाहनों में इनकी हिस्सेदारी अब भी बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है और खासकर ईवी का 2 व्हीलर सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में भारत में बैटरी से चलने वाले 1,52,000 2 व्हीलर बेचे गए थे, जबकि 2019 में 1,26,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचे गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलरों के प्रति लोगों के जोश को ठंडा कर दिया, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की चाहत पर ब्रेक लगा दिया। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगने की खबरें आ रही हैं। कुछ मामलों में तो इन पर सवार लोगों की मौत तक हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी बनाने वाली कंपनियों से कह दिया कि वो ऐसी यूनिट्स को बाजार से वापस ले लें जिनमें आग लगने का खतरा है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बैटरीज में आग लगने का संबंध भारत में मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पड़ रही गर्मी से भी हो सकता है। जिन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, उनमें ओला जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसलिए अब आपको यह समझना चाहिए कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें आग लगने की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं। हमने इस बारे में विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हुई हैं जहां ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए गर्मी इसका एक कारण हो सकती है और कंपनियों को अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए इन वाहनों की बैटरीज का निर्माण करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत की गर्मी से इसका सीधा कनेक्शन जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसे लिथियम आयन बैटरी भी कहते हैं। इनमें आग तब लगती है जब ये थर्मल रनवे की स्थिति से गुजरती है। थर्मल रनवे, ये स्थिति जो है ये तब आती है जब किसी बैटरी का तापमान अचानक बढ़ने लगता है और बैटरी में मौजूद सेल्स का आपस में चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और अगर एक बार ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया तो फिर इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बैटरी का तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन किसी बैटरी में आग तब लगती है जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए। भारत में ज्यादातर बैटरियों में थर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। थर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जब किसी बैटरी का तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचता है तो यह सिस्टम अचानक बैटरी को कट ऑफ कर देता है। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर थर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में दोष भी हो तो भी बैटरी का अंदर का तापमान आमतौर पर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता और इलेक्ट्रिक वाहन जहां खड़ा है वहां का बाहरी तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी है तो कुल तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए ज्यादा तापमान की वजह से आग लगने की थ्योरी सही नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगने की 99% घटनाओं के लिए बैटरियों में होने वाला शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार है। इससे बैटरी में जबरदस्त करंट पैदा होता है और बैटरी खुद ब खुद 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाती है। और यह शॉर्ट सर्किट 3 स्थितियों में होता है। पहली,
बैटरी के सेल्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, दूसरी बैटरी के डिजाइन में कमी हो, तीसरी बैटरी के सेल्स को मैनेज करने वाले सेंसर और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो। किसी भी सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, कैथोड। बैटरी देखिए ना आपने, दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। इनमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस का साइन लगा होता है, आपने देखा होगा। इन दोनों को सेपरेटर की मदद से अलग अलग रखा जाता है। जब एनोड, कैथोड और सेपरेटर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के लिए ज्यादातर बैटरी के डिजाइन में कमी जिम्मेदार होती है। डिजाइन में जब कमी होती है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। बैटरी को आप एक लिविंग रूम की तरह मान सकते हैं। ड्राइंग रूम होता है जैसे, जैसे अपने लिविंग रूम में आप सामान ठूस ठूस कर नहीं भरते, उसे थोड़ा खुला खुला रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बैटरी में सेल्स को ठूस ठूस के नहीं भरा जा सकता। अगर बैटरी के सेल बहुत करीब करीब हों, उनके बीच में जगह पर्याप्त ना हो, इंसुलेशन की ठीक व्यवस्था ना की गई हो, तो यह शॉर्ट सर्किट की रेसिपी बन सकता है। एक एक नट और बोल्ट को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कसा जाता है, क्योंकि भारत की गड्ढे वाली सड़कों पर अगर बैटरी को बांधे रखने वाले ये नट बोल्ट खुल जाएं तो फिर कभी भी हादसा हो जाता है। इसके अलावा इन बैटरीज को जब चार्ज किया जाता है तो ये कई बार ओवर चार्जिंग का भी शिकार हो जाती हैं। इसे कंट्रोल करता है बीएमएस, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर बीएमएस में गड़बड़ी हो तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके लिए बीएमएस का खराब सॉफ्टवेयर और खराब क्वालिटी के सेंसर भी जिम्मेदार होते हैं। भारत में ई स्कूटर्स में लगने वाली बैटरीज आमतौर पर 2 से 3 किलोवाट की होती है और इतनी भारी भरकम बैटरी को ज्यादातर एनालॉग बीएमएस चार्ज करते हैं। ये आपके घर में लगी एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, जबकि जरूरत इस बात की है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाए ताकि बीएमएस बैटरी के ओवरचार्ज होने की स्थिति में उसे अपने आप रोक दे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण तो अब बड़े पैमाने पर होने लगा है, लेकिन बैटरीज के डिजाइन और उसके आर&डी पर अभी उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और यही वजह है कि कई बार ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स चलते फिरते टाइम बॉम्ब में बदल जाते हैं। लेकिन आग लगने की घटनाएं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं होती, बल्कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी कई बार आग पकड़ लेती हैं और खासकर गर्मी के दिनों में ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए दुबई में गर्मी के महीने में कार में आग लगने की 94 घटनाएं हुई हैं। दुबई एक ऐसी जगह है जहां जून जुलाई आते आते तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और गर्मी के इन दिनों में दुबई में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन हाल ही में दुबई पुलिस ने इसकी जांच की और पाया कि इसके पीछे गर्मी वजह नहीं है, बल्कि समय पर गाड़ी की सर्विस न कराना या अनऑथराइज्ड सेंटर पर सर्विस कराना इसके पीछे की बड़ी वजह है। भारत में भी जब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों में आग लगने के कारणों की जांच हुई तो पता चला कि लोग अक्सर गाड़ी खरीदने के बाद बाहर से हैलोजन हेडलाइट्स की जगह हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स लगवा लेते हैं। हैलोजन लाइट होती है ना, उसकी जगह हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप लगवा लिया। इससे गाड़ी की वायरिंग, अर्थिंग, इस सब में समस्या आ जाती है। कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कार में आग लग जाती है। इसी तरह खराब क्वालिटी की सीएनजी किट लगवाने से भी आग लगने की घटना हो सकती है। जब भी आप किसी अनऑथराइज्ड गैराज से अपनी कार में मॉडिफिकेशन कराते हैं, कुछ बदलाव कराते हैं, तो कार में लगा ईसीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ओवरलोड का शिकार हो जाता है। ईसीएम ही कार में लगी सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज और वायरिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगवाते हैं, यानी कार खरीदने के बाद बाहर से, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कार में आग लग जाती है। इसी तरह गाड़ी के फैन, पंप, रेडिएटर, प्लग, इग्निशन वायर, इनके कनेक्शन लूज होने की वजह से भी गाड़ी में आग लग सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो आप उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस पर नजर रखें। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने से पहले कंपनी से बैटरी के बारे में पूछ लें
ये समझ लें कि हादसों को रोकने के लिए कंपनी ने वाहन में किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। और अगर आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ी चलाते हैं तो उसकी समय समय पर यानी हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराते रहे। लोकल मैकेनिक से कहें कि वो आपकी गाड़ी की वायरिंग से ऐसी कोई छेड़छाड़ ना करे जिसकी उसे समझ ना हो और जिससे शॉर्ट सर्किट की आशंका हो की तलाश करो। ट्विटर के जरिए मांगी गई मदद में उन्होंने इलॉन मस्क को दूसरे ग्रह से आया हुआ बताया। एक देश का निर्माण उसके समाज से होता है, एक समाज का निर्माण परिवारों से होता है और कोई परिवार तब बढ़ता है जब उसमें किसी संतान का जन्म होता है। इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत में अब भी परिवार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में जब किसी लड़के लड़के की शादी होती है तो अक्सर उनके माँ बाप उन पर यह दबाव डालते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक संतान को जन्म दे दें ताकि उनका परिवार आगे बढ़ पाए और फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत के हजारों युवा अब संतान मुक्त जीवन चुन रहे हैं, यानी वो शादी तो कर रहे हैं लेकिन आजीवन बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, तो आप शायद हैरान रह जाएंगे। जो लोग शादी के बाद बच्चा नहीं चाहते उन्हें एंटी नेटलिस्ट कहते हैं। नेटाल का अर्थ जन्म से, और जब लोग जन्म का ही विरोध करने लगते हैं तो वो एंटी नेटलिस्ट कहलाते हैं। संतान को जन्म देने के प्रति भारत के युवाओं की रुचि क्यों धीरे धीरे कम हो रही है और क्या ऐसा करके भारत जापान जैसे देशों के रास्ते पर जा रहा है जहां घटती आबादी सरकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, इसका विश्लेषण हम आज करेंगे। लेकिन पहले आपको भारत के ही दो शहरों से आई दो कहानियां दिखाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने ही बेटे पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया क्योंकि शादी के 6 साल बाद भी उसने अपने मां बाप को पोता पोती का सुख नहीं दिया। इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे से वो 5 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। 5 करोड़ रुपए जो उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी के नाम पर खर्च किए थे। संजीव प्रसाद और साधना प्रसाद नाम के इस पति पत्नी का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर पायलट बनाया, उस पर करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे को लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ी दिलाई, बहू बेटे के विदेश में हनीमून पर भी लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन शादी के 6 साल बीत जाने के बाद भी बहू बेटे ने उन्हें दादा दादी बनने का सुख नहीं दिया। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा उस पर खर्च किए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर दे। अदालत अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। तो हम लोग 2016 में शादी किए थे, बहुत अरमान से कि हम लोग कोई बच्चा भी मिल जाएगा। मेरी मिसेज भी बहुत मेडिसिन खाती है और वैसी बहू मिली हमको। हम लोग बेटी जी साहब उसको मतलब स्टार्ट किए थे कि अपना बेटी से, लेकिन बीवी झगड़ा करती थी और घर में हम लोग के आके रहती भी नहीं थी। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ भी दे दो, हम लोग पाल लेंगे, पोता पोती कुछ भी मिल जाएगा, हम लोग खुश रहें। लेकिन आज मेरी बदकिस्मती है, ये फैक्ट है कि आज हम लोग जो है ना, कोई न पोता है न पोती है। बेटा को हमने अपने जीवन का सारा पैसा भी जो भी मिलता था, पीएफ का सब सारा पैसा भेज के अमेरिका में ट्रेनिंग करा। उसके बाद आने के बाद भी बहुत पैसा मैंने दिया जॉब उसके लिए जो भी है। हम तो अब चाहते हैं कि भाई या तो बेटा हम लोगों का देख रेख करे, और वो नहीं है तो कोई जो है, अभी इन लोग का तो झगड़ा चल रहा है, शादी हो जाए किसी से, जल्दी से कुछ बच्चा मिल जाए। हम लोगों को, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मतलब हर तरह का खर्च, किसी तरह से हम लोग काम चला रहे हैं। हरिद्वार में एक बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे पर इसलिए केस कर दिया क्योंकि उसने उन्हें दादा दादी नहीं बनाया। तो 2019 में मुंबई में एक 27 साल के बिजनेसमैन ने अपने माँ बाप पर केस करके यह कहा था
कि जब उसके माँ बाप को पता था कि जीवन में इतनी परेशानियां हैं तो फिर उन्होंने उसे जन्म ही क्यों दिया, क्यों पैदा किया। 27 साल के इस युवा का कहना था कि यह बात ठीक है कि माँ बाप जन्म देने से पहले बच्चे से यह नहीं पूछ सकते कि वो इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं, लेकिन पैदा होने का फैसला बच्चे का भी तो नहीं होता। हालांकि इस बिजनेसमैन के माँ बाप खुद वकील हैं, उसके अपने पेरेंट्स के साथ संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन यह केस करके बस ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जब दुनिया में इतनी परेशानियां हैं तो बच्चों को जन्म देने का फैसला मां बाप को सोच समझकर करना चाहिए। भारत में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। ये लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है, पूरा ऑस्ट्रेलिया जन्म ले लेता। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक ऐसे देश के तौर पर है जहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक सच यह भी है कि पहले के मुकाबले अब भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो चुकी है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जन्म दर धीरे धीरे कम हो रही है और करीब 78 साल बाद, यानी इस सदी के अंत तक, भारत की आबादी सिमटकर 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी। 1990 तक भारत में जन्म दर 4.4 थी, यानी तब एक महिला औसतन 4 बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन अब यह जन्म दर घटकर आधी 2.2 रह गई है। सोच में आया बदलाव, बेटे बेटी में भेदभाव कम होना, महंगाई बढ़ना, न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या लगातार बढ़ना, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 2 तो क्या, 1 भी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। हरिद्वार में जो मामला सामने आया है उसमें लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हैं। लड़का तो पायलट है, जाहिर है दोनों का रहन सहन अच्छा होगा। ऐसे लोग आराम से कम 1 बच्चे को जन्म देना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइल्ड फ्री रहने का फैसला ज्यादातर उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग ही ले रहे हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग ये फैसला लेना अब भी आसान नहीं है उनके लिए। यानी ये एक तरह का विरोधाभास है कि जिनके पास संसाधन कम है वो तो संतान को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन जो संसाधनों से भरपूर हैं वो अब बच्चों को जन्म देने की प्रथा से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जिनके पास संसाधन कम है वो बच्चों को जन्म इसलिए देना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े होकर परिवार की किस्मत संवार सकें। कई मामलों में माता पिता अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर लाद देते हैं। वो चाहते हैं कि जो सपने वो पूरे नहीं कर पाए वो उनके बच्चे पूरे करें। भारत के शादीशुदा युवाओं के बीच चाइल्ड फ्री रहने की सोच के पीछे सामाजिक और आर्थिक दोनों कारण हैं। पहले हम सामाजिक सोच की बात करते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार कहा था कि कई लोग बच्चों को जन्म सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को उन पर लाद सकें। वो अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं और ये अपने अहंकार की तृप्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग संतान को जन्म देने के विरोध में हैं उनमें कई लोगों का मानना है कि इस पृथ्वी पर पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ है, पहले ही बहुत भीड़ है, संसाधनों की कमी है। ऐसे में आबादी बढ़ाते रहना इस समस्या का हल नहीं है। ऐसे लोग खुद को चाइल्डलेस, संतान विहीन कहलाने से अच्छा चाइल्ड फ्री यानी संतान मुक्त कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने यह फैसला किसी शारीरिक परेशानी की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिया है। जो लोग संतान को जन्म न देने को लेकर अतिवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि दुनिया के दुख कम करने का एकमात्र तरीका यही है कि लोग संतान को जन्म ही न दें ताकि धीरे धीरे पृथ्वी की आबादी कम होती चली जाए। आपको याद होगा हॉलीवुड की मशहूर एवेंजर्स सीरीज की एक फिल्म में खलनायक थैनोस अपनी बेटी से कहता है कि वो पृथ्वी की आधी आबादी को इसलिए मिटा देना चाहता है क्योंकि संसाधन सीमित है और अगर जीवन ऐसे ही चलता रहा
और इस पर नकेल नहीं कसी गई तो जीवन बचेगा ही नहीं। ये तो हुई चाइल्ड फ्री रहने को लेकर एक्सट्रीम यानी अतिवादी सोच की बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दूसरों को संतान को जन्म देने से रोका नहीं जा सकता और ये नैतिक रूप से ठीक भी नहीं है, लेकिन वो खुद तो ये फैसला कर ही सकते हैं और अगर फिर भी परिवार बढ़ाना है तो वो संतान को गोद ले सकते हैं। इसके अलावा इस सोच के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक जो दंपति चाइल्ड फ्री रहने का फैसला करते हैं वो खुद पर ज्यादा खर्च कर पाते हैं, अपने जीवन को बेहतर और सुविधापूर्ण बना पाते हैं। भारत में बच्चे के जन्म से लेकर उसके 3 साल तक का हो जाने तक एक माता पिता को औसतन 5 से 6.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं मिडिल क्लास में, यानी हर महीने करीब 18,000 रुपए। जीवन भर उसके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक बैठता है आज की रुपए की वैल्यू के हिसाब से। जबकि आज भी भारत में परिवारों की औसत आय 17,000 रुपए महीना है, यानी एक संतान को जन्म देना, उसका पालन पोषण आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पूरा समाज ही चाइल्ड फ्री रहने के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि घटती आबादी के भी अपने खतरे होते हैं। चीन ने 1980 में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, लेकिन 2016 आते आते इसके खतरे सामने आने लगे। चीन की आबादी तेजी से घटने लगी, आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी युवा लेबर फोर्स कम होती चली गई। युवा कम, बुजुर्ग ज्यादा, यहां तक कि चीन को सेना में भर्ती करने के लिए पर्याप्त संख्या में युवा मिलने बंद हो गए। इसके बाद 2016 में चीन ने पेरेंट्स को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी, इससे भी बात नहीं बनी। तो 2021 में लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की भी इजाजत दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद चीन में मिलेनियल्स यानी वो पीढ़ी जो 1984 के बाद पैदा हुई, अब या तो शादी ही नहीं करना चाहती या फिर बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। इसका नतीजा यह है कि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए चीन की सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यही हाल जापान का है, जहां ज्यादातर युवा शादी ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी और उसके बाद बढ़ने वाला परिवार आर्थिक आजादी के आड़े आ जाता है। जापान में प्रतिशत के हिसाब से दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी रहती है। जापान में इन बुजुर्गों के अकेलेपन की हालत यह है कि ये कई बुजुर्ग जानबूझकर जाकर दुकानों में चोरी करते हैं ताकि पकड़े जाने पर कोई उनसे बात तो करे। यही हाल इटली और जर्मनी जैसे देशों का भी है। 2021 में अमेरिका की जनसंख्या भी 84 साल के मुकाबले सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। जरूरत से ज्यादा आबादी भी किसी देश के लिए आर्थिक तरक्की के रास्ते को रोक देती है, तो तेजी से बूढ़ी होती आबादी भी खतरनाक होती है। इसलिए आबादी को लेकर संतुलित सोच बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। हर किसी की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना जरूरी है। आज टॉकिंग पॉइंट में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, जब हम आपके लिए ऐसी कुछ खबरें लाएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जो आपके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। नमस्ते।